हेलो दोस्तों। आपने सुना होगा कि कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए जंगलों में जाते हैं और वहां कैबिन्स या झोपड़ियों में कुछ दिन बिताते हैं। वो चाहते हैं कि प्रकृति के बीच कुछ वक्त बिता पाएं, लेकिन कभी-कभी वो शांति के पल ही उनके बुरे सपने बन जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही 3 डरावनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिनमें कुछ लोग जंगलों के बीच कैबिन्स में अपनी फैमिली के साथ वैकेशंस मनाने गए थे, लेकिन उनके साथ वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी नींदें उड़ा दी। और तीसरी कहानी तो आपके भी होश उड़ा देगी। लेकिन अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। कुछ महीने पहले मेरी और मेरी पत्नी की दूसरी सालगिरह थी। इस बार हम दोनों ने कुछ खास करने के लिए काम से छुट्टी लेने का फैसला किया। हम वायोमिंग में रहते हैं, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए बर्फीले पहाड़ों में एक कैबिन किराए पर लेने का निर्णय लिया। हाँ, ये कोई बहुत अजीब आइडिया तो नहीं था, लेकिन हमें लगा कि एक रोमांटिक वैकेशन होगा। साथ ही कैबिन का मालिक हमारे एक दोस्त का जानकार था, जिसने हमें छूट देने की पेशकश की थी। कैबिन वास्तव में कहीं बीच जंगल में था। वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटी एकांत सड़क से गुजरना पड़ता था। निकटतम दूसरा घर शायद 1 मील दूर था। ये कुछ ऐसे विवरण थे जो हमें बुकिंग से पहले पता ही नहीं थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो कैबिन इतना अद्भुत था कि ये बातें हमें परेशान नहीं कर पाईं। वो जगह किसी सीनरी की पेंटिंग जैसी लग रही थी, और पता नहीं क्यों वो एकांत उस जगह को और भी सुकून भरा बना रहा था। लेकिन ऐसी जगह पर रहने का एक नुकसान भी था। वहां कोई फोन सिग्नल नहीं था। हमने पहली रात फायरप्लेस के पास बैठकर मेरे लैपटॉप पर डाउनलोड की गई एक फिल्म देखी। जब थोड़ी देर हो गई तो हम दोनों ने रात खत्म करने के लिए हॉट टब में जाने का फैसला किया। पिछले बरामदे में एक हॉट टब था, जिसका इस्तेमाल करने से हम खुद को रोक नहीं पाए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने स्विमिंग ट्रंक्स कार में पीछे छोड़ दिए थे, जो कैबिन के सामने पार्क की गई थी। अब एक बात बताना बहुत जरूरी है। पूरे दिन बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर काफी बर्फ जमा हो चुकी थी। जब मैं कैबिन के सामने गया तो मैंने तुरंत बर्फ में ताजे बूट्स के निशान देखे, जो स्पष्ट रूप से मेरे या मेरी पत्नी के नहीं थे। वो निशान जंगल के बीच से आकर लिविंग रूम की एक खिड़की तक गए थे और फिर उसी हिस्से से वापस जंगल में चले गए थे। यहां कुछ बातें परेशान करने वाली थी। रात में किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया था, और वो निशान सीधे खिड़की तक गए थे, दरवाजे तक नहीं। मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया, और वो इस बात से मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गई। लेकिन उसकी बात भी सही थी। हम बीच जंगल में थे, और ये एक ऐसी अजीब घटना थी जो चिंता का कारण बन सकती थी। हमने तुरंत नजदीकी शहर जाने का फैसला किया, जहां हमें फोन के नेटवर्क मिल सकते थे, और हम कैबिन के मालिक को मैसेज करके पूछ सकते थे कि क्या उसका कोई दोस्त कैबिन आया था, या क्या उस रात किसी के आने की उम्मीद थी। हम शहर पहुंचे और उसे ऐसा ही एक मैसेज भेजा। हमने 30 मिनट इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम उसे फोन भी कर सकते थे, लेकिन काफी देर हो जाने की वजह से हमने उसे कॉल नहीं की। हमने कैबिन वापस जाने और इस बारे में भूलने का फैसला किया। हमने सोचा कि शायद हम पूरी स्थिति को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना रहे हैं। हम सुबह शहर जाने वाले थे,
इसलिए सोचा कि तब तक शायद जवाब मिल जाए। जब हम कैबिन वापस पहुंचे तो हम में से कोई भी अब बाहर हॉट टब में बैठने को तैयार नहीं था। हम सीधे सोने चले गए। पूरे दिन की थकान के कारण हम जल्दी सो गए। सुबह 3 बजे मैं जाग गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे किस चीज ने जगाया है, क्योंकि मैं आमतौर पर गहरी नींद में सोता हूं। तभी मैंने बेडरूम की खिड़की पर एक हल्की सी टक्कर की आवाज सुनी। पर्दे बंद थे, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा था कि आवाज किस चीज से हुई थी। मैंने सोचा कि शायद खिड़की पर बर्फ का कोई टुकड़ा गिरा होगा, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो आवाज फिर से आई, और इस बार थोड़ा जोर से। अब मैं थोड़ा चिंतित हो गया, इसलिए मैं बिस्तर से उठा और खुद को यह समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, और मैंने पर्दे खोल दिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अच्छे से देखने के लिए अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन उससे खिड़की पर चौंध लगने लगी और मुझे कुछ भी देखने के लिए खिड़की खोलनी पड़ी। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, मैंने खिड़की के नीचे बर्फ में ताजे बूट्स के निशान देखे। अंदर ही अंदर मैं घबराने लगा। मैंने अपनी फ्लैशलाइट को ऊपर उठाया और पेड़ों की ओर कर दिया, जिधर वो निशान जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि वो निशान सीधे एक आकृति की ओर जा रहे थे, जो करीब 10 गज दूर बर्फ में खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैंने खिड़की बंद कर दी और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की। मैंने अपनी पत्नी को जगाया और उसे बताया कि हमें अभी वहां से निकलना होगा। स्वाभाविक रूप से वो उलझन में थी और पूछने लगी कि क्यों, लेकिन मैं उसके सवाल का जवाब देने से बचा, क्योंकि मुझे पता था कि जवाब देने से वो और डर जाएगी। मैंने उसे जल्दी से अपना सामान पैक करने को कहा और शुक्र है कि उसने बिना कोई और सवाल पूछे मेरी बात मान ली। कुछ मिनटों बाद हमारा सारा सामान दरवाजे पर पैक और तैयार था। मैंने दरवाजा खोला और हम दोनों कार की ओर भागे। जब हम कार में बैठे तो मैंने इंजन स्टार्ट किया और ड्राइववे से पीछे हटना शुरू किया। तभी मेरी पत्नी चिल्लाई। मैंने तुरंत उस ओर देखा जिधर वो देख रही थी, और वहां फिर से वही आकृति थी, इस बार कैबिन के ठीक बगल में, और वो हमें जाते हुए देख रही थी। मैंने गैस पैडल को जोर से दबाया और सड़क पर तेजी से भागने लगा। जैसे ही हमें नेटवर्क मिला, हमने कैबिन के मालिक को पूरी स्थिति समझाते हुए एक मैसेज भेजा। अगली सुबह बाद में हमें उस व्यक्ति से एक मैसेज मिला, जिसमें उसने बताया कि वो कैबिन की जांच करने गया था और वहां पूरी इमारत के चारों तरफ बूट्स के निशान थे। उसने बताया कि वो निशान हर खिड़की पर रुके थे। हम नहीं जानते थे कि इस जानकारी का क्या मतलब निकालें, लेकिन ये निश्चित रूप से डरावना था और पूरी स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी थी। हमने अपनी पूरी यात्रा छोटी कर दी और छुट्टियों के बाकी दिन घर पर बिताए। हम आज तक नहीं जान पाए कि वो आकृति कौन थी या वो उस रात क्या करना चाहता था, लेकिन हमें यह भी यकीन नहीं है कि हम इन सवालों के जवाब जानना भी चाहते हैं या नहीं। ये कोलोराडो में नवंबर के अंत की बात है। मैं लगभग 7-8 साल का था और मेरे डैड ने हम सभी को एक वीकेंड के लिए किराए के कैबिन में ले जाने का विचार किया। मेरी मॉम को यह विचार अच्छा लगा, क्योंकि इससे मैं, मेरी बहन, मेरे डैड और मेरी मॉम के बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए एक कैबिन किराए पर लिया। हम शुक्रवार को स्कूल छोड़कर जल्दी पहुंच गए, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।
जब हम वहां पहुंचे तो ठंड बहुत थी। खैर, दिसंबर आने वाला था, इसलिए इतनी ठंड होना तो समझ में आता था। हमने सब कुछ सेट किया और सोने की जगह तय की। रात का खाना खाने के बाद हम सोने के लिए तैयार हो गए और कल के प्लान के बारे में सोचने लगे। हम देर से पहुंचे थे, इसलिए पहले दिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उस पहली रात मैंने बाहर कुछ आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा और फिर से सोने की कोशिश की। लगभग 15 मिनट बाद मैंने फिर वही आवाज सुनी। मैंने अपनी बहन, जो उस समय 11 साल की थी, उसको जगाया और उसने भी वही आवाजें सुनी। हम दोनों खिड़की के पास गए और हमने बाहर कुछ देखा। हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन हम इतना डर गए थे, हमने फैसला किया कि वापस सो जाते हैं। उस रात मुझे और मेरी बहन को सोने में काफी दिक्कत हुई। जब हम सुबह उठे तो मेरी मॉम अंदर नाश्ता बना रही थी और डैड बाहर थे। मैंने मॉम से पूछा कि क्या मैं डैड के साथ बाहर जा सकता हूं, और उन्होंने हाँ कह दिया। मेरी बहन अंदर ही मॉम के नाश्ता पूरा करने का इंतजार करने लगी। मैं बाहर गया तो मेरे डैड एक आदमी से बात कर रहे थे। वो एक नाटा, गोल मटोल आदमी था जिसका सर मुंडा हुआ था और वो वेटरन की टोपी पहने हुआ था। किसी कारण से वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बाहर जमा देने वाली ठंड होने के बावजूद वो पसीना पसीना हो रहा था। मैं उनके पास गया और मेरे डैड ने मुझे देखकर कहा, ये मेरा बेटा है, और उसे मेरा नाम बताया। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा, हाय, मिलकर अच्छा लगा बच्चे, मेरा नाम पैट्रिक है। वो मुस्कुराया और मेरी तरफ देखता रहा। मैं भी जवाब में बस मुस्कुराया। शायद उस समय मुझे और कुछ नहीं बोलना था, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चा था, इसलिए मैंने पूछ ही लिया, आप डरे हुए लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? वो खांसा और बोला, हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूं। मेरे डैड को किसी कारण से वो आदमी बहुत पसंद आया, और शायद पहले पहल मुझे भी। उसने मेरे डैड को बताया कि उसने भी अपने परिवार के साथ एक कैबिन किराए पर लिया था और वो हमारे बहुत करीब था, इसलिए उसने हमसे मिलने का फैसला लिया। मेरे डैड ने उसे नाश्ते के लिए अंदर बुलाया और वो कुछ देर हमारे साथ रुक गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसके बाद मैं बाहर डैड और पैट्रिक के साथ खेलने लगा। खेलते समय मैं गिर गया और मेरे घुटने पर खरोंच आ गई। मैं रोने लगा। मेरे डैड उस समय अंदर थे। मेरी मॉम उन्हें बुला रही थी और वो अंदर भाग गए थे, जबकि मैं बाहर पैट्रिक के साथ अकेला रह गया था। पैट्रिक मेरे पास दौड़ कर आया और मुझे अपने कैबिन चलने को कहा, क्योंकि उसके पास बैंडेड थे। मैं मान गया और उसके साथ चल दिया। मैं बहुत समझदार बच्चा नहीं था। हमने बातें की कि मुझे क्या करना पसंद है, और मैंने उसे अपने वीडियो गेम्स के बारे में बताया। फिर चीजें अजीब होने लगी। उसने मुझसे मेरे जूते का साइज और उम्र पूछी। मुझे अपने जूते का साइज नहीं पता था, लेकिन मैंने अपनी उम्र बता दी। वो खिसियाकर हंसा और बोला कि उसे ये जानकर अच्छा लगा। साथ ही उसका कैबिन हमारे कैबिन के पास नहीं था, वहां से कम 20 मिनट की पैदल दूरी पर था। मैं काफी थक चुका था और अब बैंडेड लेने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा क्योंकि मैं बहुत दूर आ चुका था। हम उसके कैबिन में घुसे और उसने मुझसे पहले अंदर जाने को कहा। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एहसास हुआ वहां कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं था। मैंने उससे पूछा कि उसका परिवार कहाँ है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसने सुना ही ना हो।
फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डरने लगा। उसने कहा, मैं अभी बैंडेड लेकर आता हूं बच्चे, तुम बस यहीं बैठो। वो किचन में गया, कहीं से एक बैंडेड निकाला और वापस आकर बोला कि मैं वहीं बैठा रहूं और वो बैंडेड लगा देगा। मैं बैठ गया और उसने बैंडेड लगाया और साथ ही अपने दूसरे हाथ से मेरी टांग पकड़कर ऊपर नीचे रगड़ने लगा और बोला, तुम काफी मजबूत बच्चे हो, मुझे ये पसंद है। उसकी ये बात सुनकर मैं डर गया और तुरंत खड़ा हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मेरी टांग अब ठीक लग रही है और शायद मॉम डैड मेरी चिंता में परेशान हो रहे होंगे और मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मैं थोड़ी देर और रुककर कुछ खा पी लूं। मैं बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था, लेकिन मैं अकेला था और अगर मैं भागता तो शायद कैबिन तक का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। दरवाजा भी बंद था, इसलिए मैं मान गया और जल्दी से खाना खाकर निकलने का फैसला किया। फिर उसने मुझसे मेरा वजन पूछा। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद 70 पाउंड्स। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सर हिलाया और बोला कि बिल्कुल सही वजन है। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, तो वो बस मुस्कुराता रहा। मैं सच में परेशान हो गया था। जब मैंने उससे जाने के लिए पूछा तो मुझे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं और तुम जाना चाहते हो, अभी रुको मेरे बच्चे। उसने ये बात बड़े ही अजीब अंदाज में कही थी। तभी मैंने बेडरूम से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। वो दरवाजा बंद था। पैट्रिक खड़ा हुआ और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। वो कमरे में गया और दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, क्या मैंने तुम्हें हिलने की इजाजत दी थी? नहीं, वहीं रुके रहो, मेरे पास अभी एक मेहमान है। फिर वो मुस्कुराता हुआ बाहर आया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। माफ करना, वो मेरी पत्नी थी, थोड़ी बीमार है और आज मेहमानों के उसके पास जाने की इजाजत नहीं है। वो ये सब कहते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं वाकई वहां से जाना चाहता था। मैंने कमरे के चारों ओर देखा तो हर जगह कपड़े बिखरे पड़े थे। बहुत गंदगी थी। लगता था जैसे वो यहाँ कई महीनों से रह रहा था। तभी उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई, लेकिन इस बार वो आदमी और गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम बाहर क्यों आई? वापस अंदर जाओ। उसकी पत्नी बहुत पीली दिख रही थी और लगता था जैसे वो बहुत रोई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो सिसक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर कमरे में वापस चली गई। मैंने उससे पूछा कि उसके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझसे कहा कि उसके पास कुछ बच्चों के कपड़े हैं जो वो मुझे पहनाना चाहता है। अब ये मेरे लिए आखिरी सीमा थी। मुझे उस स्थिति से निकलना था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कैसे। मैं रोने लगा। तब उसने मुझे गले लगा लिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला और बस कुछ कपड़े आजमा लो। फिर वो पिछले कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि यही सही मौका है भागने का। मैंने दरवाजा खोला और जितना चुपके से हो सके बाहर निकलने की कोशिश की। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं भटक जाऊंगा। मैं बस पैट्रिक के साथ और जोखिम नहीं लेना चाहता था। पता नहीं वो उसका असली नाम भी था या नहीं। मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था, मतलब उसने बच्चों के बारे में झूठ ही बोला था। तो कौन जाने और क्या झूठ बोल रहा होगा। अब मैं जंगल में था, वापस अपने कैबिन का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी भी उसके घर के काफी करीब था, इतना कि उसकी चीख सुनाई दे रही थी।
मैंने उसे अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए सुना, वो कहाँ चला गया? मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जरूर तुमने ही उसे जाने दिया होगा। मुझे लगा कि मैंने उसे अपनी पत्नी को कुछ गालियां देते हुए भी सुना। और फिर मैंने कदमों की आवाज सुनी। मैं तभी एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसकी तरफ देखा। वो वहां खड़ा था और मुझे ढूंढ रहा था। मैं इतना दूर था कि मुश्किल से उसे देख पा रहा था, लेकिन समझ गया था कि वो मेरी तलाश में है। फिर वो जंगल में आया और बहुत तेज चिल्लाया, अरे बच्चे, ठीक है, तुम वापस आ सकते हो। तुम्हें कपड़े आजमाने की जरूरत नहीं है। सुनो, मेरे कैबिन में खिलौने भी हैं, बस वापस आ जाओ। उसकी ये बात सुनकर मैं दौड़ पड़ा। जितनी तेजी से भाग सकता था सीधा भागा। उम्मीद कर रहा था कि कोई परिवार वाला मिल जाएगा। मैं भाग रहा था और लगा जैसे चीख सुनाई दे रही है, लेकिन मैं रुका नहीं। लगभग 1 घंटे भागने के बाद आखिरकार मुझे एक कैबिन दिखाई दिया। वो हमारा कैबिन था। मैं वहां दौड़ा। मेरे डैड बाहर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं रोता हुआ उनके पास पहुंचा और बताया कि पैट्रिक अच्छा आदमी नहीं था। वो बहुत अजीब था और कैसे उसने मेरी टांग छुई थी। मेरे डैड ने तुरंत उस व्यक्ति को फोन किया जिससे हमने कैबिन किराए पर लिया था। फिर डैड ने मुझे देखकर कहा कि कभी किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाना है। हम उसी दिन वहां से चले गए और हमने अगले दिन रिफंड मांगा। कैबिन किराए पर देने वाले आदमी ने माफी मांगी। उसने पुलिस को बुलाया और वो वहां गए और कैबिन की जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना वो आदमी ना उसकी पत्नी। उन्होंने हमें बताया कि उसके कपड़े और सामान अभी भी वहीं थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुछ सवाल पूछे और चले गए। उन्होंने कभी हमें फोन नहीं किया या उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद पैट्रिक उसका असली नाम नहीं था और शायद वो वास्तव में वेटरन भी नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उसका और उसकी पत्नी का क्या हुआ और उसे वो पत्नी मिली कैसे, और वो उस कैबिन में क्यों और कैसे रह रहे थे। लगता था जैसे वो वहां काफी समय से रह रहे थे। शायद वो वहां से इसलिए चला गया क्योंकि उसे लगा कि पुलिस उसके पीछे आएगी, क्योंकि उसने कैबिन किराए पर नहीं लिया था। हमारे दिमाग में आज भी इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे। ये मेरे हाई स्कूल के फ्रेशमैन ईयर के बाद की गर्मियों की बात थी, जब मेरे परिवार ने येलोस्टोन नेशनल पार्क में छुट्टियां मनाने का फैसला किया। हमने पार्क की सीमा से थोड़ा बाहर जंगल के बीच एक पुराना सा कैबिन किराए पर लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि कंक्रीट और गाड़ियों के बजाय प्रकृति और पेड़ों के बीच एक हफ्ता बिताने के लिए मैं कितनी उत्साहित थी। किताबें पढ़ने की शौकीन होने के नाते मैंने ज्यादातर समय कैबिन के पोर्च पर किताबें पढ़ते हुए बिताने की योजना बनाई थी। जिस दिन हम कैबिन पर पहुंचे, मेरे मॉम, डैड और मेरी छोटी बहन एमी हमारी एसयूवी से बाहर निकले, जबकि मैंने पीछे से सामान उतारा। कैबिन का मालिक वॉल्टर नाम का एक बुजुर्ग आदमी लंगड़ाते हुए हमारा स्वागत करने आया। परिचय होने के बाद वॉल्टर हमें अंदर ले गया। 2 बेडरूम वाला वो कैबिन सादगी भरा था, जिसमें लकड़ी की दीवारें, पैचवर्क क्विल्ट्स और मुख्य लिविंग एरिया में एक पत्थर की अंगीठी थी। वॉल्टर ने हमें चारों ओर घुमाया, छोटी सी रसोई, बाथरूम और बेडरूम दिखाए। इस छोटी सी झोपड़ी में बस यही सब है, उसने अपने छुर्रीदार हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना। मेरा घर यहां से सिर्फ 1 मील दूर है। हमने उसे धन्यवाद दिया, जबकि मेरे डैड ने किराए के लिए उसे एक चेक दिया।
वॉल्टर ने उसे जेब में रख लिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जाने से पहले वो हमारी तरफ मुड़ा। उसकी हल्की नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, एक और बात, मेरा सुझाव है कि आप लोग सूरज ढलने के बाद कैबिन के अंदर ही रहें। रात के समय ये जंगल कुछ ठीक नहीं रहता, समझे मेरी बात? मेरे डैड असहज होकर हंसे। हम शहरी लोग हैं वॉल्टर, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। वॉल्टर धीरे धीरे सर हिलाता रहा। उसकी नजर हम सब पर घूम रही थी। ओ, मुझे यकीन है, बस रात होते ही दरवाजे बंद कर लेना और पर्दे खींच देना, अंदर ही रहना, मेरी बात मान लो। खैर, आप लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। इस डरावनी चेतावनी के साथ वॉल्टर कैबिन से बाहर निकल गया और हम चारों एक दूसरे को देखते रह गए। क्या अजीब आदमी है, मेरी मॉम ने घबराई हंसी के साथ कहा। मेरी बहन एमी असहज लग रही थी। उसकी भूरी आंखें फैली हुई थीं। मुझे लगता है वो सिर्फ मजाक कर रहा था, हमें डराने की कोशिश कर रहा था, मेरे डैड ने कहा, हालांकि उनकी आवाज में यकीन नहीं था। चलो सामान रखते हैं और हफ्ते भर के लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान करते हैं। हमने कपड़े और सामान उन पुरानी अलमारियों और कैबिनेट में रखने में खुद को व्यस्त कर लिया। वॉल्टर के साथ हुआ अजीब सा सामना जल्द ही मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैं पोर्च के झूले पर अपनी किताबें पढ़ने के सपने देखने लगी। सूरज ढलने लगा तो हमने अंगीठी पर हॉट डॉग और बीन्स पकाए। मैं एलिजाबेथ की द डिवाइड के पन्ने पलट रही थी जब दूर से कायोटेज की आवाजें गूंजने लगी। हम आग की चटकती लपटों के बीच हंसते और बातें करते रहे। पेट भर जाने के बाद मैंने शुभ रात्रि कहा और एमी के साथ शेयर करने वाले कमरे में चली गई। एमी पहले से ही दरवाजे के पास वाली ट्विन बेड पर कंबल के नीचे सिमटी हुई थी। मैंने चुपचाप पैजामा पहना और बेड साइड लैंप बंद कर दिया। हमारे बीच खिड़की के पर्दों से आती चांदनी कमरे में हिलती डुलती छायाएं बना रही थी। कहीं दूर अंधेरे जंगल में एक उल्लू ने आवाज लगाई, जिसका जवाब एक कॉयोटे ने उदासी भरे रोने से दिया। मैं करवट बदलकर आंखें बंद करने लगी। नींद मुझ पर हावी ही होने वाली थी कि अचानक एक विचित्र आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। एक तरह का लंबा कराहने जैसा हूंकता हुआ स्वर जो अप्राकृतिक रूप से लहराता सा लगा। मेरी आंखें खुल गईं और मैं पूरी तरह सतर्क हो गई। वो अजीब सी रोने वाली आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और नजदीक से और पहले से ज्यादा तेज। वो साफ तौर पर कैबिन के बाहर आसपास के जंगल से आ रही थी। मैं धीरे धीरे बैठ गई और एमी के बेड की ओर देखा। वो अभी भी गहरी नींद में लग रही थी। फिर मेरा ध्यान खिड़की की ओर गया। मैंने देखा कि पर्दे अभी भी आधे खुले थे। मैंने उन्हें बंद करने के बारे में सोचा, लेकिन डर ने मुझे कंबल के नीचे जकड़ लिया। वो अस्वाभाविक चीखें और कराहने की आवाजें बार बार सुनाई दे रही थी। हर डरावनी आवाज के साथ मेरे सीने में डर का एक ठंडा गोला बढ़ता जा रहा था। मैं पर्दों के बीच से झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अंधेरे में पेड़ों के बीच से कोई मुझे घूरता हुआ न दिख जाए। कुछ देर बाद जब वो भयानक स्वर लगातार गूंज रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि एमी अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने उसे उठते हुए कैसे नहीं देखा? क्या मैं कुछ देर के लिए सो गई थी? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने चांदनी में उसके खाली अस्त व्यस्त बिस्तर को देखा और फिर धीरे धीरे मेरी नजर कमरे के बीचों बीच गई। मेरे होठों से एक हल्की सी चीख निकल गई। एमी वहां खड़ी थी, खिड़की से बाहर खाली नजरों से देख रही थी। मैं उसको देखती रही। मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कनें गूंज रही थी।
वो अप्राकृतिक रूप से स्थिर खड़ी थी और उसकी बाहें शिथिल होकर लटक रही थी। एमी, मैंने फुसफुसाया। मेरी आवाज बाहर की उन भयानक आवाजों में दब गई। उसने मेरी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने जोर से कहा, एमी, लेकिन वो अभी भी जमी हुई थी। उसकी नजर पर्दों के बीच से बाहर टिकी हुई थी। फिर अचानक वो भयानक चीखें फिर उठने और गिरने लगी और मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डर को निगलते हुए मैंने धीरे धीरे कंबल हटाया और बिस्तर से उतरी। लकड़ी की फर्श मेरे नंगे पैरों पर बर्फ जैसी ठंडी लगी। मैंने अपनी बहन की ओर एक और कदम बढ़ाया। एमी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी आवाज कांप रही थी। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे मैं नजदीक आई, मैंने चांदनी में एमी का चेहरा देखा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन खाली और बेजान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह के ट्रांस में थी। मैंने उसकी नजर का पीछा करते हुए जंगल की ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और हिलती हुई टहनियां दिख रही थी। फिर वो भयानक चीखें फिर से शुरू हो गई, पहले से और भी ज्यादा तेज। मैं सहम गई। मेरे बाल खड़े हो गए। हर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के खिलाफ जाकर मैंने एमी की ठंडी बाह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एमी, कुछ तो बोलो, तुम मुझे डरा रही हो। मेरे उसके बाह छूने से पहले ही एमी का सर अचानक मेरी ओर घूम गया। मैं चौंक कर पीछे हट गई। उसकी खाली आंखें अब मुझे घूर रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखों में पहचान की एक चिंगारी दिखी, लेकिन फिर उसका सर फिर से खिड़की की ओर मुड़ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल सीने में धड़क रहा था। मुझे पता था कि मुझे उस खिड़की से दूर जाना था, उस अंधेरे जंगल में छिपी किसी भी चीज से दूर, जिसने मेरी बहन को इस हालत में डाल दिया था। चलो वापस बिस्तर पर चलते हैं, मैंने घुटते हुए कहा। जब एमी फिर भी नहीं हिली तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और हल्का सा खींचा। राहत की लहर दौड़ गई जब वो बिना किसी प्रतिरोध के मेरे पीछे चलने लगी। जैसे ही हम खिड़की से दूर हुए, बाहर की वो डरावनी आवाजें भी बंद हो गई और कीड़ों और उल्लुओं की सामान्य आवाजें वापस आ गईं। मेरे सीने का बोझ हल्का पड़ गया। बिस्तर पर वापस आकर मैंने एमी को कंबल में लिटाया। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया देखने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें सूनी और खोई हुई थीं। लगता था जैसे उसके दिमाग का कोई हिस्सा अभी भी उस खिड़की के पास खड़ा है। लेट जाओ और बस सोने की कोशिश करो, मैंने उससे कहा। उसे कंबल से ढकने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ छत की ओर देखती रही। थकान ने मेरे दिमाग और शरीर को घेर लिया, लेकिन मुझे पता था कि आज रात आराम नसीब नहीं होगा। चुपचाप मैंने पर्दे पूरी तरह बंद कर दिए, जिससे चांदनी बाहर रह गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं वापस बिस्तर पर लेट गई, ठंडे पैरों को चादर के नीचे दबा लिया। कंबल को ठुड्डी तक खींचते हुए मैंने अंधेरे में एमी की तरफ देखा और उसकी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कनों के अलावा सब कुछ खामोश था। आखिरकार मैं एक बेचैन नींद में डूब गई। मेरी नींद चीखों और खाली आंखों के सपने से भर गई। सुबह की पहली धुंधली रोशनी छत पर फैलने से पहले ही मैं झटके से जाग गई। एक पल के लिए मैं सिर्फ लेटी रही, सुनती रही, लेकिन सुबह की खामोशी में कोई चीखें नहीं थी। बस आसपास के जंगल से चहकते पक्षियों की आवाजें आ रही थी। मैंने आंखें मली और धीरे से उठकर एमी के बिस्तर की ओर देखा। मेरे अंदर राहत की लहर दौड़ गई जब मैंने उसे सोते हुए देखा। कंबल उसकी सांसों के साथ लयबद्ध होकर उठ गिर रहा था। कल रात की वो खाली
ट्रांस वाली नजरें अब गायब थी। एमी का चेहरा शांत और सुकून भरा लग रहा था। मैं यही सोच रही थी कि क्या उसे याद भी है कि कल रात क्या हुआ था। जैसे जैसे मैंने कपड़े पहने और आने वाले दिन के लिए तैयार हुई, मैं ये सोचती रही कि क्या मुझे अपने मॉम डैड को पिछली रात की अजीब घटना के बारे में बताना चाहिए या नहीं। क्या वो इसे वैसे ही नजरअंदाज कर देंगे जैसे हमने वॉल्टर की चेतावनी को किया था। क्या मुझे पहले एमी से बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उसने क्या देखा या क्या महसूस किया था। आखिरकार मैंने इंतजार करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि एमी कैसा व्यवहार करती है जब वो उठेगी। अगर वो उलझन या डर महसूस करती तो मैं मॉम डैड को बताती कि कुछ डरावना हुआ था, लेकिन अगर एमी सामान्य लगती तो मैंने सोचा कि इस अनहोने अनुभव को दोबारा छेड़ना ठीक नहीं होगा। मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठी सूरज के ऊपर उठने के साथ यार्ड में पड़ती छायाओं को देखती रही। पूरा जंगल अब शांत और आकर्षक लग रहा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि कुछ घंटे पहले ही पेड़ों के बीच वो डरावनी आवाजें गूंज रही थी। मैंने उम्मीद की कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक अजीब घटना थी और हमारी बाकी की छुट्टियां शांत और सामान्य बीतेंगी। मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की जब एमी आखिरकार बेडरूम से बाहर निकली। उसके बाल नींद में अस्त व्यस्त थे। जब मैंने उसे बाथरूम की ओर जाते देखा तो उसने मुझे हैरानी भरी नजर से देखा। उसने उबासी लेते हुए मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने सर हिलाया और राहत की लहर मेरे अंदर बह गई। कुछ नहीं, तुम ठीक से सोई ना? उसने बिना किसी खास प्रतिक्रिया के कंधे उचकाए और बाथरूम के दरवाजे के पीछे गायब हो गई। जब वो नाश्ते के लिए किचन में हमारे साथ बैठी तो मैंने उसे गौर से देखा। क्या कल रात वाली खाली नजर या बेचैनी का कोई निशान दिखेगा? लेकिन वो अपने सुबह वाले चिड़चिड़े अंदाज में थी, अपने नाश्ते की कटोरी के ऊपर झुकी हुई थी। वो सब देखकर मैं समझ गई कि मैं उन अजीब घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगी जब तक वो खुद से ना कहे। नाश्ते के बाद एमी लिविंग रूम के सोफे पर कार्टून देखने बैठ गई, जबकि मेरे मॉम डैड आज के लिए हाइकिंग की योजना बना रहे थे। मैंने कुछ बड़बड़ाया कि मैं टहलने जा रही हूं और चुपके से दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं डार्सी कोट की एक हॉरर नॉवल साथ ले गई थी। सुबह की धूप पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी, जमीन को गर्म कर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट को और तेज कर रही थी। मैंने कैबिन से दूर एक पतले रास्ते का मुआयना किया। मेरे स्नीकर्स के नीचे गिरी हुए पाइन कोन्स और टहनियां चरमरा रही थी। आसपास का जंगल बहुत सामान्य लग रहा था। उन डरावनी आवाजों का कोई निशान नहीं था। मैंने सोचा, क्या ये सब सिर्फ एक बेतुका सपना था या मेरी कोई कल्पना? लेकिन एमी की खाली नजर और जकड़े हुए शरीर की तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। विचारों में खोई मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ जा रही थी। मैं जंगल से निकलकर एक सुनसान मिट्टी की सड़क पर आ गई, जो दोनों ओर से जंगलों के बीच से गुजरती थी। पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि मैं कैबिन से कितनी दूर निकल आई थी। मैंने वापस मुड़ने का सोचा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक मोड़ के बाद एक जर्जर लकड़ी की बाड़ नजर आई, जिस पर एक टेढ़ा मेढ़ा हाथ से लिखा बोर्ड लगा था, नो ट्रेसपैसिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैं वहीं रुक गई और बाड़ की दरारों से झांक कर देखा। उसके पार एक छोटा सा उजाड़ मैदान दिख रहा था। ये सोचकर कि मैं तकनीकी रूप से सड़क पर ही थी, मैं आगे बढ़ गई। तभी मैंने पेड़ों को देखा। हर एक लंबे पाइन और स्प्रूस पर अजीब निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय जानवर ने अपने पंजे पेड़ों के तनों पर खींच दिए हों, छाल को फाड़कर अलग कर दिया हो। मैंने एक निशान पर हाथ फेरा,
चिपचिपा रस महसूस किया। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने आगे बढ़कर दूसरे पेड़ों को देखा। सभी पर ऐसे ही खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जंगल में घूमते हुए हर पेड़ को बेरहमी से नोचती गई थी। मैंने वहां से पीछे हटने का फैसला किया। मेरी त्वचा पर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जब मैं फिर से अछूते प्रकृति के बीच पहुंच गई तो मैंने सड़क छोड़ दी और घने जंगल की गहराइयों में चली गई। सूरज की रोशनी घने सदाबहार पेड़ों के बीच से मुश्किल से ही छन पा रही थी। जमीन को धुंधली छाया में ढक दिया था। हर टूटती हुई टहनी से मेरा दिल धड़क उठता था। मैं बिना किसी मकसद के आगे बढ़ती रही जब तक कि अचानक एक छोटे से खुले मैदान में नहीं पहुंच गई। मैं जमकर रुक गई। वहां टेढ़ी मेढ़ी टहनियों और किसी तरह की रस्सी से बनी कच्ची संरचनाएं थीं जो पूरे इलाके को घेरे हुए थीं। उन पर अजीब निशान और आकृतियां बनी थी जिनका कोई मतलब मैं कभी नहीं समझ पाई। बीच में एक छोटा सा चबूतरा था, पत्थरों का ढेर जिस पर पंखों, मनकों और हड्डियों के गुच्छे रखे थे। वो पूरा दृश्य एक अंधेरी आदिम ऊर्जा से भरा हुआ था जो हवा में गूंज रहा था और मेरी त्वचा पर झंझना रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे मैं एक घुसपैठिया हूं, किसी प्राचीन बुरी चीज पर अतिक्रमण कर रही हूं। मैंने उस जगह से पीछे हटना शुरू किया। अनदेखी आंखों द्वारा देखे जाने का एकदम घोटने वाला एहसास मेरे अंदर भर गया। जब तक वो अजीब संरचनाएं मुझसे दूर नहीं हो गई तब तक मैं रुकी नहीं। सांस लेने के लिए रुकते हुए मैंने एक मजबूत पाइन पेड़ पर हाथ टिकाया। तभी एक सिहरन मेरे शरीर से गुजरी। किस तरह के विकृत प्राणी या इंसान ने ये सब कुछ बनाया होगा। अब तक पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट मध्यम हो गई थी, जैसे किसी भारी खामोशी ने उन्हें दबा दिया हो। मैं इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी कि कुछ ऐसा है जो मेरी नजरों से ओझल है पर वहीं मौजूद है। मैं कैबिन पर वापस पहुंची, हांफती हुई और सतर्क। उम्मीद थी कि मैं जितनी घबराई हुई थी उससे कम दिख रही होंगी। मेरे डैड ने मेरे बिखरे हुए हालत पर भौहें चढ़ाई जब मैं तेजी से उनके पास से गुजरी और नहाने चली गई। पोर्च पर लंच के दौरान मेरे मॉम डैड ओल्ड फेथफुल देखने की योजना बना रहे थे। जब बातचीत में ठहराव आया तो मैंने हिचकिचाते हुए जंगल में देखे गए उन अजीब निशानों के बारे में बताया। मेरे डैड ने भौहें सिकोड़ी जबकि मेरी मॉम ने कहा कि शायद ये सिर्फ जानवरों या शरारती बच्चों का काम था। जो भी हो, मुझे लगता है आज हम सब कैबिन के आसपास ही रहें, डैड ने आराम से पर दृढ़ता से कहा। मैंने मेज के उस पार एमी की नजर पकड़ी। एक अनकहा एहसास हमारे बीच से गुजरा। वो जानती थी कि झोपड़ी का इलाका अब सुरक्षित नहीं था। हम दोनों जानते थे हम यहां घुसपैठिए थे और कोई प्राचीन चीज पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी जो रात के आने का इंतजार कर रही थी। हमने बाकी दोपहर कैबिन के फर्श पर बोर्ड गेम खेलते हुए बिताई, लेकिन मेरा ध्यान किसी भी चीज पर नहीं था सिवाय धीरे धीरे ढलते दिन के। हमारी जबरन की गई बातचीत और बिना मन की हंसी के पीछे एक डर की लहर बह रही थी। जब शाम कैबिन के आसपास एकदम घोटने वाली चादर की तरह बिछ गई तो हमारी आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। मेरे डैड लिविंग रूम के पर्दे खींचने लगे। मैंने देखा कि उन्होंने सामने के दरवाजे का ताला 2 बार चेक किया और फिर मॉम के साथ अपने बेडरूम में चले गए। हमारे कमरे में एमी और मैं तनावपूर्ण खामोशी में साथ साथ लेटे थे। अगले कमरे में मॉम डैड के बिस्तर पर जाने की आवाजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई थीं।
मैंने एमी से पिछली रात के बारे में पूछने का सोचा। क्या वो कल की बात करना चाहेगी? क्या वो उस खिड़की के पास हुए उस डरावने ट्रांस के बारे में बताएगी? लेकिन डर ने मुझे चुप करा दिया। मेरे गले में शब्द जम गए। आखिरकार एमी की सांसें धीमी और नियमित हो गईं। वो अब सो चुकी थी। मैं करवटें बदलती रही। मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था। घड़ी पर टिक टिक करती हर मिनट मुझे और डरा रही थी। और लगभग 1 बजे एक अलौकिक चीख ने उस खामोशी को चीर दिया। मैं झटके से बैठ गई। मेरा दिल धक से रह गया। वो रुलाने वाली अजीब सी आवाज जल्द ही दूसरी और फिर तीसरी आवाज से जुड़ गई। ये अजीब सा कोरस अनियमित तरीके से उठता गिरता रहा। मेरी आंखें अपने आप खिड़की की ओर मुड़ गईं, लेकिन इस बार पर्दे पूरी तरह से बंद थे। मुझे लगा कि एमी ने ये पहले ही कर दिया होगा जब मैं बाथरूम में तैयार हो रही थी। अब वो भयानक आवाजें बाहर और तेज हो गई थी। मैंने सोचा कि कैसे जीवों की भीड़ पेड़ों के बीच चुपचाप घूम रही होगी। छाया में उनके चेहरे ओझल हो रहे होंगे और कैसे वो हमारे केबिन के करीब आ रहे होंगे। लेकिन फिर वो सब किसी बुरे सपने से हकीकत में बदल गया। बाहर एक लंबी मानवाकार परछाई बेडरूम की खिड़की के पास से गुजरी। भारी पर्दों के पीछे से आती चांदनी को क्षण भर के लिए ढक दिया। मैं जम गई। मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। कोई चीज ठीक बाहर थी। वो परछाई कुछ देर तक खिड़की के पास ठहरी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसका विकृत सर खिड़की की ओर मुड़ता हुआ लगा जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। डर के गर्म आंसू मेरी आंखों में भर आए जब वो प्रेत सा आकार रात में विलीन हो गया। मैंने धीरे से एमी की ओर देखा। जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही वो बिस्तर पर सीधी बैठी थी। आंखें फैली हुई थी और डर से भरी हुई थी। अंधेरे में उसका शरीर पीड़ा से ऐंठ रहा था। उसने अपने हाथों से कान जोर से बंद किए हुए थे। वो इतनी डरी हुई थी कि उसकी उंगलियों के नाखूनों से खाल छिल गई थी और थोड़ा थोड़ा खून बहने लगा था। एमी, एमी, ठीक है, सब ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जल्दी से फुसफुसाया। वो अभी भी अपने बुरे सपने में फंसी हुई थी। किसी अदृश्य राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रही थी। अपने डर को निगलते हुए मैं उसके बिस्तर तक लड़खड़ाती हुई पहुंची और उसे गले लगा लिया। वो छटपटाई, सर हिलाती हुई हकीकत में वापस आने से इनकार करने लगी। मैंने अपने आंसू रोक लिए और उसे कसकर पकड़ लिया। एमी, मैं हूं, तुम्हारी बहन। मैं यही हूं, तुम्हारे पास। मैंने ये बात बार बार दोहराई, उसे धीरे धीरे हिलाते हुए, जबकि बाहर वो नफरत भरी चीखें गूंज रही थीं। आखिरकार शायद मेरी कोशिश काम आई। वो मेरी बाहों में स्थिर हो गई, लेकिन फिर भी उसका छोटा सा शरीर कांपता रहा। हम वैसे ही सटे हुए बैठे रहे जब तक वो रुलाने वाली आवाजें खामोश नहीं हो गईं। बहुत देर ऐसे ही बैठे रहने से थकान ने मुझे जकड़ लिया था और मुझे नींद आने लगी। पता नहीं कब मैं बैठे बैठे ही सो गई। लेकिन कुछ देर बाद एक खड़खड़ाहट की आवाज से मेरी नींद टूटी। धुंधली आंखों से मैंने कमरे में देखा। आवाज हमारे बेडरूम के दरवाजे के हैंडल से आ रही थी, जो धीरे धीरे घूम रहा था। कोई या कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। एमी को थामे हुए, सांस रोके हुए, मैंने उस पुराने पीतल के हैंडल को डरावने ढंग से हिलते हुए देखा, लेकिन वो दरवाजा बंद ही रहा। करीब 1 मिनट के बाद खड़खड़ाहट बंद हो गई। भारी कदम हमारे कमरे के बाहर से गुजरे, लिविंग रूम की ओर बढ़े।
फिर सामने का दरवाजा चरमराया और खुल गया। वो कदम दहलीज पर रुके और फिर चले गए, रात में कहीं विलीन हो गए। वो जो भी कुछ था उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी भयानक त्रासदी के करीब आ गए थे। कोई जीव या घुसपैठिया रात के समय कैबिन के अंदर आ गया था, क्योंकि कोई दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर पाया था। भाग्य से वो हमारे बेडरूम में नहीं आ सका। अगर वो दरवाजा बंद नहीं होता, मैं नहीं जानती कि क्या होता। शुक्र है मॉम डैड के कमरे का दरवाजा भी बंद था। उस रात मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं अपनी बहन को थामे हुए थी, इस कड़वे सच के साथ कि एक पतला सा दरवाजा और उससे भी कमजोर ताला ही हमारे और उस अनकही भयानक चीज के बीच खड़ा था, जो जंगल से निकलकर हमारे कैबिन में घुस आया था। अगली सुबह कैबिन पर एक उदासी छाई हुई थी। हम सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। खिड़कियों से आती खुशनुमा रोशनी हमारे ऊपर छाए उस निराशा का मजाक उड़ाती लग रही थी, जो रात के अंधेरे में हम पर छा गई थी। जैसे ही सूरज निकला, डैड कार में सामान पैक करने बाहर गए। वापस आते समय उनका चेहरा सफेद था, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, हम जल्दी से जल्दी निकल रहे हैं, सब लोग अपना सामान पैक कर लो। मॉम कांपते हाथों से सामान समेटने लगी और सूटकेस पैक करने लगी। मैं देख सकती थी कि वो रोने के कगार पर थी, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी। एमी सोफे पर सिमटी बैठी थी, उसकी नजरें कहीं खोई हुई थी। उसने सुबह से एक शब्द भी नहीं बोला था। काश मैं उसे दिलासा दे पाती, समझा पाती कि अब वो सुरक्षित है। 1 घंटे के अंदर कार तैयार थी और ड्राइववे पर उसका इंजन चल रहा था। मैंने उस कैबिन को आखिरी बार देखा, जो हमारा पिंजरा बन गई थी। वो अंधेरे से बचने की हमारी नाजुक शरण स्थली थी। मेरा एक हिस्सा मॉम डैड से रुकने की गुहार लगाना चाहता था। शायद अब सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी इस जगह से भागना ही सही था और यहां कभी वापस नहीं आना था। घर की ओर वापसी का सफर सूनापन लिए हुए था। एमी पीछे की सीट पर बेचैन नींद में सो रही थी, जबकि मैं खिड़की से बाहर खाली नजरों से देख रही थी। अब जब खतरा पीछे छूट गया था, मेरा दिमाग सवालों से भर गया था। वो कौन से जीव थे जो जंगल में घूमते थे, और वो चीखें क्यों निकालते थे? हमें ही क्यों निशाना बनाया? और अगर वो हमारे कमरे में घुस आते तो क्या होता? लेकिन सबसे बुरी बात थी, एमी की आंखों में वो खाली यातनाग्रस्त भाव। जब भी वो जीव आते और चीखते, मैं सिहर उठती, ये सोचकर कि उसने उस खिड़की से क्या डरावने दृश्य देखे होंगे। कौन सी बुराई उसके दिमाग को छू गई, जिसने उसकी मानसिकता पर अपने निशान छोड़ दिए। उस जगह से दूर आने के बाद भी वो एक ऐसी चोट झेल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिन धुंधले से बीते। एमी अपने बिस्तर पर सिमटी रही, मुश्किल से खाती या बोलती, सिवाय कभी कभी आने वाले उन हिंसक सपनों के जो उसे नींद से झटक देते थे। मॉम डैड उसके आसपास दबे पांव घूमते, उसे आश्वासन देते। ना वो ना मैं, हम में से कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि हमारा जीवन अब बदल चुका था। घर आने के 1 हफ्ते बाद मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी, जब सामने का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैंने खिड़की से देखा, एमी सड़क पर तेजी से चली जा रही थी। मैंने किताब छोड़ी और बाहर भागी। वो कुछ ब्लॉक दूर निकल चुकी थी। मैंने भागकर उसे पकड़ा। हम दोनों हाँफ रहे थे। मेरे कंधे पर हाथ रखते ही उसने मेरी ओर देखा, फिर अपने आप को छुड़ा लिया और आगे चलने लगी।
मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो गलियों और गलियारों से होती हुई शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, जहां ट्रेन की पटरियों के किनारे जर्जर और खाली गोदाम खड़े थे। टूटी खिड़कियों के नीचे उनकी सलेटी दीवारों पर कुछ ग्राफिटी बने हुई थी। एमी ने वहां लगी फेंस में एक छेद से होकर अंदर प्रवेश किया और सबसे नजदीकी गोदाम की ओर बढ़ी। मैं फेंस के पास ही रुकी रही, देखने लगी कि कैसे उसने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और एक ही बार में आग जला दी। उसने वो छोटी सी लौ नजदीकी खिड़की के फ्रेम में फेंक दी। मुझे नहीं पता कि वो आग किससे टकराई, लेकिन अचानक ही सूखी लकड़ी का अंदरूनी हिस्सा भड़क उठा। आग की लपटों में एमी का चेहरा चमक रहा था जब वो जलते हुए गोदाम को देख रही थी। मैं पीछे हट गई, डर गई इस भूतिया रूप से जो मेरी बहन बन चुकी थी। जब दूर से सायरन की आवाज आई तो एमी ने आखिरकार मुड़कर देखा और मेरी ओर आ गई। हम दोनों छाया में सिमटकर घर वापस आ गए। मैंने किसी को नहीं बताया कि एमी ने क्या किया, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ी खुश लगने लगी थी। लगता था जैसे उसने अपनी आत्मा से कुछ जहर बाहर निकाल दिया हो। अगले दिनों में वो अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आती दिखी, दोस्तों और परिवार के साथ फिर से जुड़ने लगी और उस ट्रांस जैसी खाली नजरों के दौरे कम हो गए। मुझे उम्मीद थी कि समय के साथ कैबिन का वो डर हम दोनों के लिए अतीत की बात बन जाएगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे चेताती थी, एमी के लिए वो घाव बहुत गहरे थे। ये डर 1 साल बाद सच साबित हुआ जब मैंने एमी को दौरे की हालत में पाया। आंखें पलटी हुई थी, हाथ पैर अस्त व्यस्त थे। मैंने उसे स्थिर रखने की कोशिश की, मॉम डैड को चिल्लाकर बुलाया। तभी अचानक एमी की पीठ अकड़कर ऊपर उठी और उसके गले से एक गुर्राहट भरी चीख निकली। कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो लगा जैसे वो बहुत दूर कहीं खो चुकी है। फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। बाद में अस्पताल के टेस्ट और जांचों से भी पता नहीं चला कि उसे दौरा क्यों पड़ा था, लेकिन मैं जानती थी उस जंगल की कुछ अंधेरी चीज ने एमी के अंदर घर कर लिया था। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बहन को उस दबी हुई बुराई के खिलाफ लड़ते देखा है, अपने मन में दबाए रखने की कोशिश करते हुए देखा है। मैं अक्सर सोचती हूं कि क्या एमी को उस रात उस खिड़की में देखे उस भय के बारे में बात करने के लिए कहूं। शायद इससे उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब भी उस समय का जिक्र होता है, उसकी आंखों में छा जाने वाले डर को देखकर मैं समझ जाती हूं, कुछ यादें इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें उनकी अशांत नींद से जगाया नहीं जा सकता, और इतनी मजबूत कि उन्हें पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता। अब मैं अपनी बहन को जो एकमात्र दया दे सकती हूं वो है खामोशी।